हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल धाकड़, आका मैथ्स डैडी। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके सामने भारत के हर स्टूडेंट की सबसे फेवरेट, सबसे विश्वसनीय सीरीज, जिसका नाम है 20 डेज प्लेज। यहां पर हम लोग पूरे सिलेबस का खात्मा करते हैं, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल रैंक प्लस पर। आज शुरू करने वाले हैं हम लोग वेक्टर्स एंड 3D। ये दोनों ही टॉपिक हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक साथ होने वाला है और आपको भी हमेशा इन दो को अलग अलग नहीं, साथ में पढ़ना चाहिए। अब जितने बच्चे हमारे साथ हैं उसमें से कुछ बच्चे साइंस के हैं तो उनको बेसिक पता होगा, और कुछ बच्चे कॉमर्स के हैं तो उनके लिए बेसिक में लेकर आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने होते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं स्केलर और वेक्टर में। अब स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होता है? हम लोग सोचते हैं कि सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन नहीं, इसके साथ एक और चीज होती है। वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और उसके साथ साथ फॉलो करना चाहिए सारे वेक्टर लॉज भी। अब आप बोलेंगे सर ये दो चीज तो हम हर बार सुनते थे, ये तीसरी चीज क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की जैसे कि मास। मास एक ऐसी चीज है जो कि आप कहीं पर भी रख दो, वो मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इंडिया में बात करें या यूएस में या यूके में, कहीं पर भी जो मास आप कैलकुलेट करके ले गए थे दैट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन कुछ चीजें समय के अनुसार और प्लेस के अनुसार चेंज हो जाती हैं, तो उन चीजों को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। लेकिन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ उनको सारे लॉज भी फॉलो करने होते हैं, तब जाके वो वेक्टर बनता है। जैसे कि करंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। इसके अकॉर्डिंग लोग सोचते हैं कि वो वेक्टर्स में आएगा, लेकिन नहीं, वो लॉज को फॉलो नहीं करता। वैसे ही प्रेशर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होल्ड करता है, लेकिन वो लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो स्केलर की क्वांटिटी में आ जाता है। तो ये हो गया बेसिक। अब वेक्टर को दर्शाने का, क्योंकि हमारे पास स्केलर की जानकारी बहुत पहले से थी, वेक्टर अभी अभी आया है, तो वेक्टर को दर्शाने का मैं आपको बता दूं कि डिनोशन कैसे होता है। तो आप हमेशा वेक्टर को एफ के ऊपर बार लगा के एरो लगा देते हैं, तो ये एरो बताता है कि वो डायरेक्शन लेके आया है। वैसे ही अगर आपको ए बी वेक्टर बनाना है तो आप ए बी के ऊपर इस तरह से वेक्टर बना देते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफिकल वे में समझाएंगे तो कुछ इस तरह से आप किसी भी वेक्टर को शो करते हैं, जहां पर ये जो पार्ट है ये है टेल और ये जो पार्ट है वो है टर्मिनल, जिसको बोलते हैं हेड। अब ये जो एरो दिया हुआ है, अगर ए बी दिया हुआ है तो ए बी का मतलब ए टू बी, मतलब डायरेक्शन भी बता रहा है। अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन आपने एरो से दिखा दिया और मैग्नीट्यूड जो रहेगा उसको आप दिखाएंगे कि ये लाइन कितनी लंबी है। मतलब अगर मैंने ये लाइन अगली बार छोटी बना दी, इसका मतलब इस वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस वाले का मैग्नीट्यूड कम है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड की भी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो जब भी हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर हमेशा होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा वेक्टर। अब आपको यह बात समझनी है कि ये हम बात करने वाले हैं 3D में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आपको यह पता लगना चाहिए कि जब भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देनी हो, मैग्नीट्यूड ना देना हो, तो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब आप बोलेंगे सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन का ज्ञान देने वाला है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां पर आपके पास ये पूरे पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का अगर इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो उसमें हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर एक्स एक्सिस की बात करनी है तो हम यहां पर आई कैप से इसको डिनोट करेंगे, और अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन सिर्फ की बात करनी है तो उसको हम लोग जे कैप से डिनोट करेंगे, और यहां पर अगर जेड एक्सिस के सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है तो उसको के कैप से डिनोट करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप। कैप लगाने का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं डायरेक्शन की, मतलब यूनिट वेक्टर की। तो अगर हम लोगों के पास कभी भी वेक्टर दिया हुआ है
तो वेक्टर देने का फॉर्म ये रहता है कि अगर आपको बोला गया कि ये है आपका ए बी वेक्टर, तो उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा कि उसमें x का कंपोनेंट भी रहेगा, y का कंपोनेंट भी रहेगा और z का कंपोनेंट रहेगा। तो उसको आप लिखेंगे इस तरह से ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। लेकिन इसका आपको मैग्नीट्यूड जब निकालना रहेगा तो आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड आएगा इस तरह से, ए बी वेक्टर तो आप लिखेंगे पर उस पर लगा देंगे बार, और अगर आपने बार लगा दिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा यार दोस्तों, डायरेक्शन नहीं निकलेगा। ये जो लिखा हुआ था वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखा हुआ था। अब यहां पर इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। और जब मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर में क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा 1। अब मुझे बताओ कि वेक्टर में आपका यहां पर मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, तो अगर उसके यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड को 1 करना पड़ेगा। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। मतलब अगर यहां पर आपको कोई वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर को आप लिखेंगे और उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से उसको आप डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। अब आपको डिफरेंस बता दूं कि एक वेक्टर में और एक यूनिट वेक्टर में क्या फर्क होता है। जैसे कि मैंने आपके स्कूल में गया, मैं आपके स्कूल में नया हूं, मैंने पूछा किसी स्टूडेंट से, बेटा बताओ प्रिंसिपल का ऑफिस कहां पर है, तो आपने बोला, एक बच्चा आया बोलता है कि चलो सर मैं आपका हाथ पकड़ के ले चलता हूं कि प्रिंसिपल ऑफिस कहां पर है, और दूसरे बच्चे ने बोल दिया कि सर वहां पर है। मतलब पहले बच्चे ने मुझे हाथ भी पकड़ा, मतलब मैग्नीट्यूड भी दिया, और मुझे वो हाथ पकड़ के वहां ले भी गया, मतलब डायरेक्शन भी दिया, मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल वेक्टर। लेकिन जिस बच्चे ने मेरे को हाथ पकड़ के लेके नहीं गया और ये बोल दिया कि सर उस तरफ वहां चले जाओ, तो वो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेक्टर, मतलब उसने सिर्फ मुझे डायरेक्शन दे दी, उसका मैग्नीट्यूड 1 था। अब यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल बहुत जगह आता है, राइट, इसको हम लोग बहुत बार इस्तेमाल में आने वाले हैं। अब यहां पर ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि एक्स पे, वाई पे, जेड की वैल्यू जो है वहीं से आने वाली है। अब दो वेक्टर के साथ एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन दो वेक्टर के बीच में कभी भी डिवीजन नहीं होता। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बड़ा आसान होता है। अब ए बी और सी डी वेक्टर को हमें ऐड करना भी आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करना भी आना चाहिए। जैसे कि यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि 3i और 5i। अब यहां पर अलजेब्रा का बेसिक रूल लगने वाला है, जहां पर i कंपोनेंट से ऐड होगा, j कंपोनेंट से ऐड होगा और k कंपोनेंट k से ऐड होगा। देखिए कैसे, तो यहां पर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऐड हो गए हैं एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी, तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। बट जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, जैसे कि मैं बताया डिवीजन तो होता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन कब होता है, कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है जब दो वेक्टर आपस में इन्वॉल्व होते हैं। हम जब भी बात करते हैं वेक्टर की, तो यहां पर ए बी वेक्टर अगर लिखा हुआ है, ए बी वेक्टर, तो ये हमेशा फ्री फ्लो होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, लेकिन ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। ए बी वेक्टर को आप जहां मूव करना चाहें वहां पर ए बी वेक्टर जो है मूव कर सकता है ना। ए बी जो होता है फ्री फ्लो होता है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अब जहां पर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में एक और वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। ये एडी वेक्टर है, आपस में इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, पर आपको पता है कि ये फ्री फ्लो वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसको मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूं और इसको मैं यहां पर सेट कर दूंगा। मैं जानबूझ के इसको यहां पर सेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मुझे एक कॉमन पॉइंट पे इसको जोड़ना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन के एक रूल और जरूरी है कि जो ये वेक्टर्स का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ही साथ में जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस तरफ आए और ये इस तरफ जाए, नहीं। अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इन्वॉल्वमेंट होने के बाद रिजल्ट हमेशा दो तरह के बनते हैं, या तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे आपको वेक्टर ही मिलेगा,
या तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पे आपको स्केलर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? वेक्टर इंटू वेक्टर में या तो स्केलर या तो वेक्टर इंटू वेक्टर में वेक्टर। अब इसके आंसर कैसे अलग अलग हो गए बताता हूं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आपने देखा कि वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आपका डोर है, डोर आपका इस तरह से मूव करता है, राइट। अब मैंने उसमें फोर्स लगाया, अगर मैं गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो वो डोर मूव ही नहीं होगा। अगर इस तरफ जगह है उसकी मूव करने की, तो अगर मैं सही डायरेक्शन में इसका मूवमेंट करूंगा तो डोर मूव करेगा। मतलब क्या हुआ कि वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, लेकिन ये 2D मूवमेंट था, राइट। वेक्टर का मूवमेंट हुआ, यहां पर थर्ड कंपोनेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। मैंने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई उस डायरेक्शन में गेट मूव कर गया और यही रिजल्ट था और खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं किसी बॉटल की कैप ओपन करता हूं तो मुझे पता था कि इसकी डायरेक्शन को जिस तरह से है, मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा। क्या मैं अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाता, ऑलरेडी लॉक थी बॉटल का कैप, तो अगर मैं लगाता तो क्या बॉटल का कैप खुलता? नहीं खुलता। लेकिन मैंने सही डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वर्क डन हुआ और इसका कैप खुला। लेकिन ये यहां तक सीमित नहीं था। डोर में क्या था, जहां मैंने फोर्स लगाया उस हिसाब से मूव कर गया, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। जब मैंने इसका फोर्स लगाया तो खुलने के साथ साथ इसने एक और मूवमेंट शो किया, ये ऊपर की तरफ बढ़ा। वैसे ही जब मैं इसको लगाना चाहूंगा तो जब मैं इसको ऐसे ऐसे पूरा इसको बंद करूंगा तो बंद तो हो गया, लेकिन बंद होने के साथ साथ इसने अपने इनसाइड वाली डायरेक्शन भी शो करी। मतलब डोर और इसमें एक डिफरेंस है। डोर में रिजल्ट यही था कि आपने फोर्स लगाया और वो मूव कर गया, लेकिन बॉटल थोड़ा अलग था। एक मूवमेंट के अलावा उसने अपना एक परपेंडिकुलर मूवमेंट भी दिया, एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ। जब मैं यहां फोर्स लगा रहा था, जब मैं यहां पर फोर्स लगा रहा था तो वो ऊपर मूव कर रहा था। तो ये कौन सा है? ये राइट हैंड थंब रूल है। मतलब जब मैं ऐसा फोर्स लगाता हूं, ध्यान सुनिएगा, ये मेरा राइट हैंड है, जब मैं इस तरह से फोर्स लगाता हूं तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, ये कैप ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। लेकिन जब मैं इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूं इस तरह से, तो ये नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, राइट। तो ये जहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं उसके सीधा परपेंडिकुलर अपना मूवमेंट कर रहा है। जब भी थर्ड कंपोनेंट आता है तो वहां पर वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर ही उसका प्रोडक्ट रहता है, जो कि हमारा बॉटल वाला केस है। तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि भैया इसमें क्रॉस लगेगा। कौन सा वाला मेथड लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। और जब डोर वाला एग्जांपल देता हूं कि जहां पर डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया वो मूव वही कर गया, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट लगेगा। क्या लगेगा? डॉट प्रोडक्ट लगेगा। तो डॉट और क्रॉस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी मैं ए बी और ए डी बाय चांस इसके बीच में एंगल निकालता हूं तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो थीटा में हम लोग इसको हमेशा दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर इसको लेता हूं, अगर देखिए मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर मैं यहां पर कोई कंपोनेंट ब्रेक करता हूं तो दिस इनटू दिस, यहां पर एक वेक्टर ए बी कॉस थीटा बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा ए बी साइन थीटा। क्या बन जाएगा? ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा। कैसे दिखाता हूं। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में अगर एंगल बन रहा है और अगर मैंने बी वेक्टर को इससे मर्ज किया, अगर मैंने बी वेक्टर को इससे मर्ज किया तो आपको पता है क्या होने वाला है। यहां पर है आपका बेस, ये है आपका हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर आपका बन जाएगा क्या? बी कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? बी कॉस थीटा। और एक और इसका कंपोनेंट बनेगा डायरेक्ट परपेंडिकुलर में, एंड दैट इज गोइंग टू बी बी साइन थीटा। मतलब किसी भी वेक्टर का यहां पर दो कंपोनेंट बन जाता है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो जब भी मैं बात करूंगा कि जब मैं बी को ए से मर्ज कर रहा हूं, बी को ए से मर्ज कर रहा हूं, तो वी आर गोइंग टू ए बी कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन आने वाला है, ये बी कॉस थीटा बन जाएगा, ये आपका ए कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो ए डॉट बी कॉस थीटा। तो जब भी हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं और डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, एक होता है ए डॉट बी। क्या होता है दोस्तों? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये कॉस थीटा। और जब भी हम लोग क्रॉस निकालते हैं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरह लिखते हैं, और यहां पर आता है ए वेक्टर
बी वेक्टर साइन थीटा, और एक कंपोनेंट, क्योंकि आपने देखा था ढक्कन का मूवमेंट ऊपर या फिर नीचे, मतलब जहां पर आप फोर्स ऐसे फोर्स लगा रहे थे तो ऊपर, ऐसे फोर्स लगा रहे थे तो नीचे, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे थे उसका जस्ट उल्टा, मतलब 90 डिग्री पर, मतलब नॉर्मल पर वो उसका फोर्स लग रहा था। इसीलिए वहां पर हम लोग नॉर्मल से क्या आया, एन, तो एन कैप, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ये दर्शाना है कि उसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल के फॉर्म में था, तो एन कैप उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ये होता है क्रॉस। ये पूरे चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो आइए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम एंगल निकालेंगे दो वेक्टर के बीच में, तो अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर इनको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और इनके एंड टू एंड कनेक्ट करके हम लोग इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। और अभी बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट से इनका एंगल निकाल सकते हैं। एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में आने वाला है। अब क्रॉस की बात जब हम करते हैं तो मैंने आपको बता दी थी कि यहां पर हमेशा एन कैप के फॉर्म में उसका परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन दिखा दिया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम तब निकालते हैं जब हमको उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, बल्कि डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना रहता है। याद रखिएगा, डॉट की और क्रॉस की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। मूव करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, मतलब क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी आ रही है, इसीलिए उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब आपने बोला कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अब मैं इसकी जगह अगर आई कैप जे कैप ले लूं तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात चल रही है, तो यहां पर एक्स वाई और जेड। अब यहां पर आपका आ गया आई कैप, यहां पर आ गया आपका जे कैप, यहां पर आ गया आपका के कैप। आई कैप जे कैप के कैप, इनके बीच में एंगल आपको पता है कि तीनों के तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो कभी भी अगर मुझे आई कैप और जे कैप, ये भी तो वेक्टर ही है ना, इनके साथ अगर मैं देखूं कि मुझे इनका एंगल निकालना है, तो आपको पता रहेगा कि आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा में क्या आएगा आपका कॉस 90। आप मुझे बताइए कि कॉस 90 होता क्या है। कॉस 90 होता है 0। तो हमेशा आपके पास आई इंटू जे या फिर आई के या फिर जे के या फिर के आई, ये सारे के सारे क्योंकि सबके सब 90 डिग्री पे अलाइंड हैं, तो कॉस 90 0 होने के कारण सबकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। वहीं पर जब हम आई इंटू आई मतलब आई डॉट आई करते हैं, याद रखिएगा आई डॉट आई बोलना अलग रहेगा, आई क्रॉस आई बोलना अलग रहेगा, सब में वैल्यू बदल जाएगी। और आपको अच्छी तरह पता है कॉस 90 0, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जे कैप 1 ही होने वाला है। आगे के रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब जब भी हम लोग आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के, ये तो 0 हो गया, लेकिन आई का आई से एंगल क्या होगा, आई का आई से एंगल क्या होगा, आई डॉट आई कैप क्या होगा, तो आप बोलेंगे आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस क्या एंगल रहेगा आई का आई के साथ 0। तो यहां पर आपका आई डॉट आई क्या हो जाएगा आपका कॉस 0 हो जाएगा 1, और आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो आई डॉट आई इज 1। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। आइए कुछ रिजल्ट देख लेते हैं स्केलर का, कि अगर आपके पास ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है, या फिर दोनों 0 हैं, तो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 तो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, राइट। अगर वेक्टर ए और बी अगर आपके लिखे हुए हैं तो उसको आप आराम से उसके फैक्टर्स को ए डॉट बी से लिख सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। मैंने बता दिया है कि यहां पर जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको स्केलर मिलता है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। अब यहां पर क्या हुआ है कि थीटा अगर आपका 0 है, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल आपका 0 है, तो क्या होगा ए बी कॉस 0, है ना, या फिर 0 होगा या फिर पाई होगा, राइट। या तो इस दोनों ओवरलैप कर जाएगा तो 0 डिग्री, या फिर अगर वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे तो हो जाएगा पाई। तो ए बी कॉस 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा ए बी रहेगा। और अगर आपने ए बी कॉस पाई कर दिया तो कितना आ गया यहां पर आपका -1 आ गया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब यहां पर क्या हुआ, इन पर्टिकुलर ए वेक्टर अगर बाय चांस अपोजिट डायरेक्शन में है, हो क्या रहा है कि अगर मैंने बोला कि ये एक ए वेक्टर है और इसी का मल्टीप्लाई मैंने -a वेक्टर में कर दिया है, राइट। अगर सेम क्वांटिटी है
तो एट द एंड आपका -a² ही होना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो दिस इज हाउ रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपका टाइम बचाने के लिए। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर आता है तो क्या होने वाला है। हमने बात कर ली थी अभी कि जैसे हमने i.j.k.i के बारे में बात करी थी, तो यहां पर आपको बताया कि इनके बीच में जो डॉट प्रोडक्ट रहता है 90 डिग्री पर, उसका आंसर 0 आता है, क्योंकि cos 90 इज 0, राइट। सिमिलरली हमारे पास जब भी a.b 0 आएगा, ab cos थीटा 0 आएगा हमारा, राइट। ab cos थीटा 0 आएगा हमारा, तो इसमें a भी 0 हो सकता है या फिर b भी 0 हो सकता है, या फिर a और b दोनों भी 0 हो सकते हैं। ये हमारे पास अगर बोला गया है कि a.b 0 है, तो इसमें हमारे को समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पे परपेंडिकुलर है। तो इतना आसान होता है यहां पे, पर याद रखिएगा डॉट और क्रॉस बहुत अलग चलते हैं, राइट। अब यहां पे कुछ रिजल्ट्स हैं कि जब भी a.b ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, और लेस देन 0 आएगा तो क्या वैल्यू होगी। तो आपने बोला कि ग्रेटर देन 0 तभी आएगा जब वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो, मतलब एक्यूट एंगल हो, और 0 तब आएगा जब 90 डिग्री पे हो, और जैसे ही 90 से वैल्यू बढ़ेगी, मतलब यहां पर ऑब्ट्यूस वाला एंगल आएगा, तो वो आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को कि i.i, तो यहां पर आपका क्या हो गया था, i वेक्टर का मैग्नीट्यूड और i वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां पर आ गया आपका cos 0। तो आपने बोला कि सर ये cos 0 तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, लेकिन कभी अगर आपका a और a के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट रहेगा, तो क्योंकि यहां पर तो 1 आ गया था इसलिए आपका आंसर 1 आया था, लेकिन यहां पर क्योंकि ये नॉन 1 वाला कोई वैल्यू है, कोई 3 होगी, किसी 5 होगी, किसी 10 होगी, तो वो आपका a² के फॉर्म में लिखा जाएगा, राइट। ये आपके वेक्टर, अगर आपके यूनिट वेक्टर के अलावा कोई वेक्टर है तो उसका a² की तरह लिखा जाएगा, और यहां पर उसको इस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब आगे की बात करते हैं कि भाई मैंने जो बताया आपको i.i की वैल्यू क्या रहेगी, i.j की वैल्यू क्या रहेगी, k.j की वैल्यू रहेगी, ये आपको याद होनी चाहिए। एक बार रिप्रेजेंट करके देख लो, पर उसके बाद आपको i.i, i क्रॉस i की वैल्यू बाद में बताऊंगा, वो भी आपको डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए। अब यहां पर कुछ हमारे बेसिक हमारे लॉज होते हैं जो हमारे अलजेब्रा में भी फॉलो होते थे, वो लॉ यहां पर भी फॉलो होते हैं कि भाई कभी भी अगर आपका कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है दो वेक्टर में, तो वो अपना पोजीशन चेंज कर सकता है, आपका आंसर सेम आएगा। वैसे ही अगर यहां पे b में अगर नेगेटिव वेक्टर है तो वो माइनस जो है बाहर आ जाएगा। ये हमारे लॉ ऑफ अलजेब्रा भी थे, सेम लॉ यहां पर भी इस्तेमाल होने वाले हैं। और यहां पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ वेक्टर क्या होने वाला है, आपने बोला a प्लस बी सी प्लस डी, a प्लस बी सी a प्लस बी, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम वाला रूल है जो कि अलजेब्रा में एक्स वाई जेड के साथ भी अप्लाई होते थे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। जिस तरह की आपकी आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी, यहां पर भी आपकी सेम आइडेंटिटी लग रही है। आप देख रहे होंगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम तरह के लॉ यहां पर भी लग रहे हैं। अभी जब मैं दो वेक्टर को सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि यार बिल्कुल अलजेब्रिक लॉ फॉलो करते हैं ये, राइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि अगर एक ए वेक्टर है, उसमें बोला गया है कि a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा b वेक्टर है, और इनके बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल दे लेते हैं। अब अगर मुझे a डॉट b करना है तो आपको अच्छी तरह पता है कि इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि 3i का मल्टीप्लाई में पूरे के पूरे 2i वेक्टर में करने वाला हूं। अब आप यहां देखेंगे कि यार 3i जो है वो 2 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 में, फिर 7 में, लेकिन क्यों करना है मल्टीप्लाई, जब आपको रूल बता दिया है मैंने कि i का मल्टीप्लाई i के साथ तो नॉर्मल रहेगा, पर i के साथ j, i के साथ k 0 हो जाएगा। मतलब इन दोनों केस में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये j है तो इन दोनों केस में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये k है तो इन दोनों केस में 0 हो जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, 3i इंटू 2i, मतलब i तो आपका 1 है, तो आपका सिर्फ होने वाला है क्या, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, प्लस यहां पे क्या होने वाला है 2 इंटू 4, यहां पे क्या होने वाला है 5 इंटू 7। दिस इज गोइंग टू बी आंसर। यही मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि कभी भी a वेक्टर b वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं तो आपका सिर्फ आंसर आएगा a1 b1, मतलब a1 b1 इंटू a2 b2 इंटू a3 b3। दिस इज गोइंग टू योर आंसर। और अगर गलती से भी ये परपेंडिकुलर दिख गया, आपको परपेंडिकुलर अगर दिख गया, तो ये आपका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा।
ये आपका रूल अगर आपको याद रहेगा तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बच जाएगा। अब जैसे कि आपने बोला कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली कभी कॉस थीटा की वैल्यू मांग लेता हूं तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, राइट। अगर आपको मैंने बोला कि इनकी वैल्यू लिखो तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पता है अच्छी तरह से, क्योंकि आपका ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, राइट। तो आपने यहां पे कुछ नहीं किया है, ए डॉट बी की वैल्यू मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके दिखाई थी कि a1 b1 a2 b2 a3 b3, ये लिख दिया आपने। डिनोमिनेटर में मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या था आपका, रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, राइट। और यहां पर यहां तक का इसका रूट आ गया और ये यहां तक का रूट आ गया, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। मूविंग अहेड, आपने बोला कि प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्शन मतलब ये अगर आपका बीटा वेक्टर है, ये आपका अगर अल्फा वेक्टर है, तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा वेक्टर को आप बीटा वेक्टर के पास ले जाओ, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीटा वेक्टर को आप अल्फा वेक्टर से ओवरलैप करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये आपका ए वेक्टर है, राइट, ये आपका अगर ए वेक्टर है और ये अगर आपका बी वेक्टर है, तो इससे अगर ओवरलैप करेंगे, इसको अगर ओवरलैप करेंगे थीटा, ये आपका एक क्या है, एंगल है, तो दिस इज गोइंग टू बी बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा मतलब बी वेक्टर का कॉस थीटा, दो कंपोनेंट होते हैं, नीचे की तरफ अगर बी आएगा, बेस पर अगर बी आएगा तो बी कॉस थीटा होगा, ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यहां पर हमारे दो कंपोनेंट होते हैं जिसका हमको ध्यान देना पड़ता है। यहां पर वही चीज बोल रहा है वो कि अगर मैं बीटा को अल्फा पर प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या होगा, या अल्फा को बीटा पर प्रोजेक्ट करूंगा तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि a डॉट बी, हमारा जो आंसर है वो a डॉट बी है, दोनों टाइम्स ए बी कॉस थीटा है, अच्छी बात है। एक बार a कॉस थीटा को साथ में ले लेंगे, एक बार b कॉस थीटा को, तो जब ये a कॉस थीटा लेंगे, a कॉस थीटा लेंगे, तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये अल्फा जो है वो बीटा पे प्रोजेक्ट कर रहा है। जैसे यहां पर क्या हुआ था, बीटा ने अल्फा पे किया तो यहां पर b कॉस थीटा आया था ना, लेकिन अगर यहां पर a कॉस थीटा आया है, अगर यहां पे a cos थीटा आया है, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। वैसे ही अगर यहां पे b cos थीटा है तो यही वाला बेसिक रूल चलेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो यहां पर आपके पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर a ऑन b बोला गया है तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा a cos थीटा। तो यहां पर हमारे पास a cos थीटा का जो वैल्यू रहता है वो रहता है आपका cos थीटा का वैल्यू क्या था, बताइए जरा फटाफट। cos थीटा का वैल्यू क्या था, a ऑन b पर cos थीटा का वैल्यू था आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो यहां पर आपका a वेक्टर और a वेक्टर कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा, सिर्फ a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय b वेक्टर। वैसे ही जब हम बात करते हैं b वेक्टर ऑन a, जब हम बात करते हैं b वेक्टर ऑन a, तो यहां पर आपके पास सिंपल सा रूल है कि यहां पर b वेक्टर आता है और यहां पर आता है आपके पास cos थीटा, राइट। क्या आता है आपके पास, cos थीटा। तो b वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यहां पर ये आया है आपके पास, और यहां पर a वेक्टर और b वेक्टर आता है, यहां पर b वेक्टर कैंसिल हो जाता है, तो b वेक्टर ऑन a वेक्टर का रूल जो होता है वो फॉर्मूला ये हो जाता है a डॉट b, जो जिसके भी ऊपर आ रहा है, मतलब जो भी वेक्टर नीचे है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। b ऑन a बोल दिया मतलब a नीचे है, b ऑन a बोल दिया मतलब a नीचे है, a नीचे है इसका मतलब डिनोमिनेटर में a रहेगा, क्लियर है। और अगर a ऑन b बोल दिया इसका मतलब b नीचे है, इसका मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में b रहेगा, क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, जिसको हम डायरेक्शन नंबर बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत ही 2 मिनट समझ जाएंगे। वो ये होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका रूम समझ लीजिए, ये आपका क्या है, एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है। किसी भी एक को पॉइंट को, एक वर्टेक्स को ओरिजिन मान लीजिए और यहां से ओरिजिन मान के एक लाइन ऐसे निकाल दिए, मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस पॉइंट को ओरिजिन मान के आप इसको एक लाइन ओपी, ओपी मतलब ये एक लाइन है पॉइंट पी, ये पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपकी, ये पॉइंट की वैल्यू है x1 y1 z1, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। अब इस O को आप इससे ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि ये लाइन है ओपी, ओपी के पास हक है एंगल बनाने का। ओपी अगर चाहे तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना सकती है, ओपी अगर चाहे तो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना सकती है, ओपी अगर चाहे तो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना सकती है। तो जब ये ओपी आपकी रहेगी और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी तो वो बनाएगी अल्फा, और जब वाई एक्सिस के साथ ओपी एंगल बनाएगा तो बनाएगा बीटा, और अगर ये ओपी एंगल बनाएगा जेड एक्सिस के साथ तो बनाएगा गामा। तो ये आपका जो एंगल रहेगा, दिस एंगल विद एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी अल्फा,
दिस एंगल इज गोइंग टू बी बीटा एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी गामा, राइट। तो ये 3 एंगल बनाते हैं क्योंकि यहां पर हाइपोटेनस और बेस की बात चल रही है, तो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग हमेशा एल एम एन से डिनोट करते हैं और एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू होती है कॉस बीटा और एन की वैल्यू होती है कॉस गामा। एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन। अब आप बोलेंगे सर कभी भी अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस ले लूं, राइट, अगर मैं एक्स एक्सिस ले लूं, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये मेरा ओपी है, क्या है मेरा ये ओपी, अगर ये मेरा अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन तो ये भी होती है, क्यों सर ये तो स्ट्रेट लाइन ये भी होती है, तो ये आप क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और जैसे ही मैं कॉस अल्फा की जगह कॉस पाई माइनस अल्फा लेता हूं तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि एलिमेंट की वैल्यू जो होती है वो आपकी माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी हो सकती है, माइनस एल माइनस एम माइनस एन के फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन हम 2 तरह से दिखाते हैं, एल एम एन या फिर माइनस एल माइनस एम माइनस एन। अब एक सवाल और आता है कि सर डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन नंबर्स, दे आर नथिंग बट दे आर सिंपली रेशियोज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी से। किससे नोट करते हैं? ए बी सी से। अब आप बोलेंगे सर ए बी सी का इसमें क्या रिश्ता है? आप बोल रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आपस में रिश्तेदार हैं, तो कैसे रिश्तेदार हैं? तो बता दूं, ये जो आपका x1 y1 z1 आया है, दे आर नथिंग बट ए बी सी। अगर ये आपका एक ही पॉइंट दिया हुआ है P, तो ये आपका क्या बन गया? ए बी सी, मतलब x1 y1 z1 को आप ए बी सी बोल सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे L बताना है तो L की जगह में क्या ले सकता हूं? तो L की वैल्यू रहेगी, वो रहेगी आपकी ए बाय, क्योंकि कॉस थीटा है ना, कॉस, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई? ए हो गई, और यहां पर वैल्यू कितनी हो गई इसकी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे थोड़ी बात करते हैं कि ये एलिमेंट का रिश्ता और कैसे बनता है। तो जब मैं एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर करता हूं तो इन सबका एलसीएम आता है, बेस आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है, लेकिन ऊपर जो है आपका वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे भी आपका क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे लगने वाली है। यहां पर 2 केस हैं। रेशियो समझ में आ गया आपको क्या होता है, x1 y1 z1। यहां पर आपको समझ में आ गया L क्या होता है। इस केस में आपका ABC क्या था? सिंपली ए बी सी, x1 y1 z1। लेकिन इस केस में आपका A क्या होगा? इस केस में क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो दिस इज गोइंग टू बी x2 माइनस x1, B इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1 एंड C इज गोइंग टू बी z2 माइनस z1। सो ये बात याद रखिएगा कि यहां पे आपका OP है क्या? O ओरिजिन है तो ये केस है, O अगर ओरिजिन नहीं है तो दिस इज योर केस। तो अगेन AB वेक्टर अगर आपका दिया हुआ है, अगर A वेक्टर आपका A1 आए, A2J A3K दिया हुआ है, ये आपका AB वेक्टर है, तो इसको पहले हम लोग, क्योंकि ये मूविंग होता है, फ्री फ्लो होता है, तो इसको मूविंग करके अपन ओरिजिन से कट करेंगे और उसके बाद अल्फा बीटा गामा 3 एंगल निकालेंगे एक्स वाई जेड के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर वैल्यू, राइट, दिस इज गोइंग टू बी वैल्यू। आपको ये अल्फा बीटा गामा पता होना चाहिए, आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिश्ता पता होना चाहिए। और इसके बाद अब हम मूव करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यूमेरिकल्स पर। दोस्तों आई होप आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से वेक्टर्स का पूरा ओवरव्यू दे दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल पे आने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आवर सेकंड पार्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको अपने हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर तरह से इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।